तो कल का क्लास जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास था, हालांकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। आज का जो क्लास है वो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में बेसिक हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, कारण स्पष्ट करें, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, तो सबसे पहले कल मैंने इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन आपको बताया था, एक डेमो जैसा बताया था। यहाँ थोड़ा सा मैं उसको और बता दूँ। इस तरीके से एक ट्यूब हम लेते हैं, इस ट्यूब में हमारा होता है ये कैथोड, ये होता है हमारा एनोड। कैथोड को हम निगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे ऐसा, एनोड को हम पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे माइनस और प्लस। कैथोड को निगेटिव प्लेट, एनोड को पॉजिटिव प्लेट, और इसमें कैथोड में हम लाइट दे देंगे, ये मतलब फोटोन देंगे। फोटोन की एनर्जी E इज़ इक्वल टू एच न्यू, या फोटोन की एनर्जी E इज़ इक्वल टू होगा hc अपॉन लैम्डा, ठीक। तो जब हम लाइट देते हैं तो लाइट देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इस ऋणात्मक प्लेट के प्रभाव में बहुत तेज़ी से गति करेगा और एनोड की तरफ चलेगा, जिससे एक करंट यहाँ पर बनने शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं पूछा जाएगा तो आप बता देना कि उचित आवृत्ति और उचित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित होना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है ना। अब ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है इसमें कुछ मुख्य बातें अब ये मुख्य बातें क्या क्या है। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम जो लाइट देते हैं उस लाइट में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला देखा जाता है लाइट की तीव्रता, और दूसरा देखा जाता है लाइट की आवृत्ति। ये दो चीज़ों को देखना है, लाइट की तीव्रता कितनी है या लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी और आवृत्ति ये दो चीज़ें मेन होता है। यदि हमारा ये दो चीज़ ठीक है तो फिर हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव सही रहेगा, और यदि ये दो चीज़ ठीक नहीं है तो फिर वहाँ से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना निकले, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकल के तेज़ी से एनोड की तरफ ना जाए। इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकल कर तेज़ी से किसकी तरफ जाना, एनोड की तरफ जाना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक। तो हम देखते हैं तीव्रता का प्रभाव। पहला जो है तीव्रता का प्रभाव, कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, हम जब प्रकाश की बात करते हैं तो अधिक तीव्रता यदि हमने दिया तो क्या होगा, तो अधिक तीव्रता देने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। फोटोनों की संख्या जो कैथोड से निकलती है वो संख्या बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक। तो पहला चीज़ ये होता है कि जब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा। जब फोटोन बढ़ता है तो फोटोन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे ही मैंने तीव्रता बढ़ाया, तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ़ फोटोन निकलना ज़्यादा निकलेगा, नंबर ऑफ़ फोटोन बहुत तेज़ निकलेगा। भाई नंबर ऑफ़ फोटोन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ फोटोन ज़्यादा होगा तो जब ये फोटोन इस कैथोड पर पड़ता है तो यहाँ पर फोटोन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा होगा। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधा सीधा आपको बताना है कि तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, फोटोन बढ़ेगा। फोटोन बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, करंट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। क्या चीज़ नहीं बढ़ता, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ये नहीं बढ़ेगी, और निरोधी विभव, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, निरोधी विभव V0 जो मैंने कल बताया था, ये नहीं बढ़ता। मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों चीज़ें नियत रहेगा। तो तीव्रता से कुछ चीज़ बढ़ेगा और तीव्रता से कुछ चीज़ नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आई, क्या क्या चीज़ बढ़ेगा तीव्रता से, तीव्रता से नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ता है,
उत्सर्जन बढ़ने से करंट बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नियत रहेगा। निरोधी विभव का मान भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तब इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, निरोधी विभव वो विभव होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से चल रहा है तो उसको हम रोक देते हैं, तो जितना तेजी से चलेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इंटेंसिटी और ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ हमारा क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो करंट कैसा बढ़ेगा, और इधर हम लोग ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू ज़ीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये सेम रहेगा, ये ऐसा ग्राफ आप बता देना, ये I1 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी और ये I3 इंटेंसिटी। देखिए ये जो V0 है, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, बढ़ता क्या है हमारा, करंट। तो हम जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ेगा, I1 बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा, I3 बढ़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ पे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आवृत्ति का प्रभाव। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि है बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन है बहुत कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है ना, निरोधी विभव कब बढ़ेगा, निरोधी विभव कब नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो डीप में जाके तैयारी करना पड़ेगा आप लोग को, हम लोग पहले भी ये चीज़ बोलते रहते हैं, तो जो सब्जेक्ट आप लोग पकड़ते हो उस सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है ना। एक एक चीज़ को थोड़ा बारीकी से आप उसको समझने की कोशिश करो, बारीकी से पढ़ने की कोशिश करो, तो वो चीज़ पकड़ में आने लगती है। साथ में इंटरेस्ट भी बढ़ता है ना हम लोग का, कि हाँ बारीकी से चीज़ें पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो उसमें फिर हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये है तीव्रता का प्रभाव। दूसरी चीज़ आवृत्ति का प्रभाव, दूसरा जो यहाँ पर है वो है आवृत्ति। तो इसमें आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, है ना, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको यहाँ पे हम लोग न्यू बताते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या V0 का मतलब होता है हमारा निरोधी विभव। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा हमारा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, क्या नहीं बढ़ता है, तो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन ये नहीं बढ़ता है, ये कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे करंट करंट नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ये नहीं बढ़ेगा। और इसका जो ग्राफ है ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा V01, ये हो गया हमारा V02, ये हो गया हमारा V03। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ के लिए V01, V02, V03 अलग अलग रहेगा। और करंट जो होगा ये ऐसा ले लो, इसको करंट को थोड़ा सा ऐसा टाइप का करंट एक रहेगा। फ्रिक्वेंसी के हिसाब से करंट जो है वो नहीं बदलता है। ठीक है, समझ में आई ना बात। एक होता है आपकी तीव्रता, तीव्रता के हिसाब से क्या क्या बदलेगा, और एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या कम होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जब भी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछा जाता है, यदि छोटा सा है क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिखने का तरीका ये है कि आप स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्म पे आप उसका डेफिनेशन लिखो और उसका फॉर्मूला लिखो। 2 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो, यदि क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ गया तो लॉन्ग आंसर में आ गया तो आप उसको पूरा डिस्क्राइब करो।
चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। जैसे लॉन्ग आंसर में आ गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसको आपको समझाना है। तो आप क्या करो, उसको पूरा लॉन्ग आंसर में डिस्क्राइब करो। हाँ भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने इसको बोला। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आयाम बढ़ाने से क्या क्या चीज़ें होंगी, और दूसरी चीज़ आवृत्ति बढ़ाने से क्या क्या चीज़ होगी। तो ये पूरा डिटेल जो है ये आपके पास है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या बढ़ने से क्या कमियां ज़्यादा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ये भी प्रश्न, न्यूनतम आवृत्ति हो गया, ये हम लोग इस तरफ ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस तरफ ले लेते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को, या इस तरफ काइनेटिक एनर्जी। या तो काइनेटिक एनर्जी पूछ देता है या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो भी हो। तो ये है हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसा। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से शुरू नहीं करना भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने लाइट दिया तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। होता क्या है कि जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, हाँ, यदि उस फ्रीक्वेंसी का मैंने दे दिया कि देहली आवृत्ति मेरे पास है, जैसे मान लो कि एक सीजियम हम लेते हैं, आमतौर पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें हम लोग सीजियम लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सीजियम का उपयोग क्यों करते हैं। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सीजियम का कार्यफलन कम होता है और इसीलिए उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव में इस्तेमाल में लिया जाता है। आप कॉपर इस्तेमाल में नहीं ले सकते। सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर होता है, लेकिन करंट फ्लो करवाने के लिए जब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आपको सीजियम का उपयोग करना पड़ेगा। सीजियम का कार्य फंक्शन जो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे कम होता है। मतलब उसके लिए आपको जो लाइट चाहिए उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काम बन जाएगा। कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लेटिनम के लिए ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा तो प्लेटिनम के लिए चाहिए। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको ज़्यादा एनर्जी देना है। ठीक है, आप जो भी काम करोगे मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम काम हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। उसी तरीके से यहाँ जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ती है। उस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, उसको हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो जैसी देहली आवृत्ति मिलेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ये ग्राफ है। ठीक, तो 3 ग्राफ हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन कौन से नियम हैं। देखिए, जब प्रयोग हुआ तो प्रयोग होने के बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट जब हो जाता है तो उसका एक अपना रिजल्ट आता है। तो हम उस रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं कि वो जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट हमारा कैसा है। तो पहला रिज़ल्ट ये आया कि इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन किस पे डिपेंड करता है, फोटोन पे। ठीक है, और फोटोन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे। तो ये पहला रिज़ल्ट आया कि यदि लाइट का आयाम और आयाम डिपेंड करता है हमारा जो इंटेंसिटी है या फिर तीव्रता पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि लाइट हमने बढ़ाया तो लाइट बढ़ाने के साथ लाइट की तीव्रता बढ़ी, तीव्रता बढ़ने के साथ जो वेव्स आते हैं उस वेव का आयाम बढ़ा। आयाम बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होने का मतलब है उत्सर्जन ज़्यादा हुआ, जो मैंने पहले ही आपको बताया, जो मैंने ग्राफ खींचा। ठीक है, तो ये पहला नियम बना। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करता है आवृत्ति पे। इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी आवृत्ति पे डिपेंड करेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और एक न्यूनतम आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उस आवृत्ति को बोलते हैं हम लोग देहली आवृत्ति, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉनों का निकलना नामुमकिन है। देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलते हैं। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी भी धातु की सतह से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है जब उस पर क्या गिरता है, फोटॉन गिरता है। ठीक है, तो फोटॉन का गिरना
और इलेक्ट्रॉन का निकलना एक सतत प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रक्रिया मतलब जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उनके बीच में जो टाइम पश्चता होती है, समय पश्चता जिसको बोलते हैं, तो उनके बीच में समय पश्चता होता है लगभग 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब लगभग मान लो इसको 0 सेकेंड। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला। ठीक, ये है चौथा नियम। ये कहता है कि जितने फोटॉन्स होंगे हर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि आपके पास 100 फोटोन हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या फिर हो सकता है 100 से कम निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हमारा ये मेटल है तो मेटल में ये जो ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है क्योंकि इनको कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बाहर का जो, ये अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इनको निकलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आपके पास जितने फोटोन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब एक फोटोन पड़ेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। एक फोटोन पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फूटेगा तो एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या ये भी हो सकता है कि वो एक ही निकाले। जैसे मेरे पास ये एक फोटोन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला और ये एक फोटोन आया, लेकिन ये एक फोटोन पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकला। बात समझ में आई ना? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जितने फोटोन आपके पास है उतने ही इलेक्ट्रॉनों का या तो उत्सर्जन होगा या तो उससे कम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक, तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम। तो ये नियम आपको याद रखना है। तीव्रता बढ़ाने से आयाम बढ़ेगा, प्रकाश का आयाम बढ़ेगा तो फोटोन बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा तो यहाँ पर फिर करंट बढ़ेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और एक निश्चित आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो वो निश्चित आवृत्ति हो गई देहली आवृत्ति। तीसरी चीज, फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना एक सतत प्रक्रिया है, इनके बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं रहेगा। इतना रहता है लेकिन इसको लगभग 0 मान लेते हैं। ठीक है, और चौथी प्रक्रिया है, जितने फोटोन गिरेंगे उतना या उससे कम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। आइंस्टाइन का समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ, हॉलबॉक का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको सैद्धांतिक रूप से पुष्टि जो की ना वो आइंस्टाइन ने किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और भी चीज़ें आगे एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का समीकरण। तो ये समीकरण क्या था, ये देखो, मान लो ये हमारा है मेटल और इस मेटल में ये हमने लगा के रखा माइनस और प्लस ऐसा। अब यहाँ पे अंदर में ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड, ये है कैथोड, ये है एनोड। ये गया एनर्जी लाइट, ये लाइट गया एनर्जी E = h न्यू या फिर hc/λ। इतना लाइट गिरा, इतना लाइट गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों एनोड की तरफ ये गति करता है। ठीक, तो आइंस्टाइन ने बताया कि ये जो हमने एनर्जी दिया, ये एनर्जी दो रूपों में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी पहला बनता है वर्क फंक्शन प्लस दूसरा बनता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसको समझना है, मान लो तो ऐसा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ निकलने के लिए या इलेक्ट्रॉनों को इस मेटल से निकलने के लिए मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है सिर्फ निकलने के लिए। मैंने जो एनर्जी दिया, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे पास जो एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़रूरी है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। भाई 10 में से 2 तो गए, बाकी कितने बचे, 8 बचे ना। तो ये जो 8 होगा इलेक्ट्रॉनों की इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये था हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन। उन्होंने कहा कि जब हम एनर्जी देते हैं, जब हम फोटोन की एनर्जी देते हैं, तो फोटोन की एनर्जी जो होता है ना, ये 2 फॉर्म में बढ़ता है। पहला फॉर्म होता है कार्यफलन
जो धातु का कार्यफलन बनता है, और दूसरा फॉर्म होता है धातु की गतिज ऊर्जा या धातु की काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया हमारा एच न्यू, और ये वर्क फंक्शन होता है हमारा एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। एम है द्रव्यमान, और वी है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? यहाँ पर ये वी जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो यदि हम इसको लिखते हैं, मान लो हाफ एम वी स्क्वायर ना लिख के मैं यहाँ सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस से ये माइनस बन गया, एच न्यू माइनस एच न्यू 0, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा। ये देखो, ये है हमारा एक काइनेटिक एनर्जी मिल गया यहाँ से कि कितना काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी ऊर्जा भी तो होगी ना। जैसे मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन दिया और 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही खर्च हो गए, तो बाकी कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, तो एच सी अपॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाहर निकाल दो तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा 0। इसको बोलते हैं हम लोग आइंस्टाइन का समीकरण। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का समीकरण। तो आइंस्टाइन का जो समीकरण था, उस समीकरण के आधार पे भी उन्होंने कुछ अपना निष्कर्ष दिया। तो आइंस्टाइन का जो समीकरण आया, उसके आधार पे उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष दिया, तो उन्होंने भी वैसे ही निष्कर्ष दिया जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा। उन्होंने भी कहा कि भाई जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने के साथ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वो बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने वही कहा, जो मैंने पीछे जो नियम बताया उस नियम को उन्होंने पुष्टि किया, उस नियम को उन्होंने सैद्धांतिक रूप से बताया, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया इस चीज़ में, अपने समीकरण से उन्होंने प्रूफ किया। और पीछे जो मैंने 4 नियम बताए थे वही आइंस्टाइन का नियम है। तो यदि आपको आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टाइन के समीकरण का उल्लेख करो, तो आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद में वो जो 4 नियम मैंने बताए कि हम लोग आयाम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा जो है वो किन रूपों में व्यक्त हो जाती है ये आपको बताना है, कोई समय पश्चात उसमें नहीं रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आइंस्टाइन का समीकरण। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डी ब्रॉगली का समीकरण और कुछ न्यूमेरिकल, साथ में जो प्रयोग हुए थे, हर्ट्ज का प्रयोग हुआ था, हॉलवॉक का प्रयोग हुआ था, लेनार्ड का प्रयोग हुआ था, तो ये जो प्रयोग हुए थे इस प्रयोग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।